हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 का। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और आप सभी ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूँ मेरा नाम है मानव, और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पार्ट 1 में हम फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स तक कवर कर चुके थे, जहां हमने जाना था कि कैसे हिस्टोरियंस वहां के रिसोर्सेज को यूज़ किया करते थे हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री को सिंगुलर में तारीख और प्लूरल में तवारीख कहा जाता था। ये भी हमने जाना था कि तवारीख के ऑथर्स कौन होते थे, और उसके बाद जस्टिस के लिए फ़क्र मुदब्बिर क्या सोचते थे, कैसे ये सोसाइटी मेल डोमिनेंट थी, रजिया के साथ क्या हुआ, क्या कहानी थी मिनाज सराज की रजिया को लेकर। ये सब कुछ हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ गैरिसन? दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में कैसे एक किले मतलब फोर्ट के आसपास सैनिक आकर खड़े हो जाते थे अपने भाला को लेकर, या फिर मॉडर्न टाइम्स में तोप लेकर। इसी तरह से हैवी फोर्ट्स के साथ अगर हैवी नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं और वो किसी फोर्ट में रह रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने एक अपनी सोसाइटी डेवलप कर ली है, तो इसे हम कहते हैं गैरिसन टाउन्स। In the early 13th century of control of Delhi Sultans, Delhi went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. 13th सेंचुरी के आसपास जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उनका रूल काफ़ी सीमित था। बहुत ही मुश्किल होता था कि वो ऐसे गैरिसन टाउन से बाहर निकलें, वो अपने गैरिसन से बाहर निकलें, वो केवल वहीं पर रूल करते थे। The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon the trade, tribute or plunder for supplies. जो सुल्तान थे ये कभी कभार ही कंट्रोल किया करते थे हिंटरलैंड को। हिंटरलैंड क्या है? हिंटरलैंड एक ऐसी जगह होती है जो किसी भी मेन सिटी के आसपास होती है और जो उस मेन सिटी की डिमांड होती है उसे पूरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज का मॉडर्न दिल्ली ना सोचकर आप पुराना दिल्ली सोचिए और फिर सोचिए कि उसके आसपास गुरुग्राम और नोएडा रहे होंगे, तो ऐसे एरियाज से जो दिल्ली है उसे सप्लाईज मिलती रही होंगी। तो इसी वजह से सुल्तान्स को वहाँ डिपेंड करना पड़ता था ट्रेड के लिए, ट्रिब्यूट मतलब काइंड ऑफ टैक्स के लिए, और प्लंडर मतलब कई बार फिर उन्हें वहाँ पर लूट मार भी करनी पड़ती थी ताकि उन्हें सप्लाई मिलती रहे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब जो दिल्ली के सुल्तान रहे होंगे उनके जो सिंध एक एरिया है पाकिस्तान के पास, और बंगाल, इनके यहाँ पर जो गैरिसन टाउन्स बने हुए थे उनके लिए बहुत टफ होता था उसे कंट्रोल करना। क्या डिफ़िकल्टीज़ थी? वो रिबिलियन वॉर्स हो जाते थे, मतलब कई बार बहुत दिनों तक अगर सुल्तान वहाँ विज़िट नहीं कर रहे तो वहाँ रहने वाले जो सैनिक हैं, वहाँ जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो अगेंस्ट द रूलर चले जाते थे। वॉर में तो होना ही था ऐसा, और कई बार ख़राब मौसम की वजह से भी उनकी कम्युनिकेशन रूट्स ख़राब हो जाती थी। अब इन्हें और भी चैलेंजेस मिलते थे। किन से मिलते थे भाई? इन्हें मिलते थे मंगोल से। ये मंगोल वो लोग हैं जो आज मॉडर्न मंगोलिया में रहते थे, और इसी वजह से वो हमेशा इन्वाजन करते रहते थे अफ़गानिस्तान से आने के बाद। और कई बार जो इनके गवर्नर हैं ये भी मौका देखते रहते थे कि कैसे सुल्तान की कोई भी वीकनेस नज़र आए और हम इनके अगेंस्ट चले जाएं। द सल्तनत बैरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। बहुत ही मुश्किल से जो सल्तनत थी उसने इसे सरवाइव किया था। और जो ये सल्तनत थी ये एक्सपेंड कब हुई? ये एक्सपेंड हुई गियासुद्दीन बलबन के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान और मोहम्मद तुगलक के दौरान। तो ये एक्सपेंशन हुआ इनके दौरान, लेकिन कभी ना कभी ऐसे तो हुआ होगा कि ये एक्सपेंशन शुरू हुआ होगा, कुछ ना कुछ पहला स्टेप इसको लेकर लिया गया रहा होगा। The first set of camping along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है इंटरनल फ्रंटियर, मतलब वो एरिया, वो लिमिटेशन, वो बाउंड्रीज जहाँ पर एक गैरिसन टाउन का कंट्रोल रहा होगा। इसमें उन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें जो फॉरेट्स हैं कहाँ पर हैं?
गंगा यमुना दोआब में। अब ये दोआब क्या होता है? ये होता है नदी के दोनों साइड का हिस्सा। तो जो गंगा नदी थी और जो यमुना नदी थी, उन दोनों के जो बैंक्स थे, उसके आसपास के जो एरियाज थे, वहाँ जो भी फॉरेस्ट थे, इन सुल्तान्स ने वहाँ पर उस ज़मीन को साफ़ करवा दिया, वहाँ के फॉरेस्ट को साफ़ करवा दिया। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? वहाँ पे जो हंटर गैदरर्स थे और जो पास्चरलिस्ट, मतलब जो गाय भैंस चराने वाले लोग थे, जो टोटल डिपेंडेंट होते हैं अपने जानवरों को चराने पर, उन्हें वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद जो ये ज़मीन, जो नई ज़मीन मिली थी इन्हें एग्रीकल्चर के लिए, ये इन्होंने पीजेंट्स को दे दी और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब यहीं पर उन्होंने न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे किले और छोटे छोटे शहर बसाने शुरू कर दिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी जो ट्रेड रूट है वो सेफ़ रहे, और जो रीजनल ट्रेड है, जो उनके इंटरनल फ्रंटियर का एरिया है, जो उनका एरिया पूरा कंट्रोल में है, उस एरिया में रीजनल ट्रेड बढ़ सके। इस एक्सपेंशन में हमें समझ में आ गया कि कैसे इंटरनल फ्रंटियर्स का वो कंट्रोल रखा करते थे। अब उन्होंने सेकंड कैंपेन शुरू किया। अब स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है कि हमें अगर पता चल जाए कि हाँ भाई, हमारा पूरा का पूरा इंटरनल फ्रंटियर, मतलब वो एरिया जो हमारे कब्ज़े में है, वो पूरा अच्छे से चल रहा है, तो हम उसे एक्सपेंड करने का सोचेंगे। और उस एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए हमें? एक्सपीडिशंस मतलब बाहर निकलकर दूसरे एरियाज़ में जाकर युद्ध करना, दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करना, दूसरे किंगडम्स को अपना बनाना। इसकी शुरुआत सुल्तान्स ने कब की थी और किसके दौरान की थी? तो ये 13वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के दौरान, और ये कल्मिनेट हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। मतलब जो मोहम्मद तुगलक था उसके टाइम पर ये जो रेन था सुल्तान्स का, ये पीक पॉइंट पर था। अब ये जो कैंपेन होती थी, इसमें जो भी सुल्तान की आर्मी होती थी, ये सारे कैप्चर कर लेती थी एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को और स्लेव्स को। मतलब जो ऑपोजिट साइड का किंगडम होता था, उनके हॉर्सेस, एलिफेंट्स और जो स्लेव्स, नौकर होते थे, ये सारे के सारे प्रीशियस मटेरियल लेकर अपने सुल्तान के पास वापस आ जाया करते थे। By the end of Muhammad Tughlaq reign, 150 years of somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of subcontinent. वैसे तो शुरू में 150 years तक जो सुल्तान्स का रेन था, ये काफ़ी हद तक कमज़ोर था, उतना मजबूत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब मोहम्मद तुगलक के रेन में इन्होंने दिल्ली से निकलकर जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें काफ़ी हद तक कब्जा जमा लिया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। इन्होंने जो राइवल आर्मीज़ हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। सिटीज़ थी उन्हें सीज़ कर लिया था। The Sultanate collected taxes from peasantry and disadvantaged justice from the realm. अब जब पावर बढ़ चुकी है तो टैक्सेस भी बढ़ेंगे। तो भाई जो सुल्तान्स थे, इन्होंने पीसेंट्रीज के साथ टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए और उसके बाद इन्होंने जस्टिस अपने हाथ में ले लिया था। अब जो जस्टिस होता था ये दिल्ली के सुल्तान किया करते थे। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। दिल्ली से निकलकर अपने एक्सटर्नल फ्रंटियर को आगे बढ़ाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। ये ईयर बाय ईयर हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि बस निकल पड़े एक बार और हमने सारा का सारा इंडिया कब्जे में ले लिया। पहले उन्होंने कुछ एरिया को लिया, फिर कुछ एरिया को लिया। इसी हिसाब से सीक्वेंशियली सब कुछ चल रहा था। आइए देखते हैं इसी सीक्वेंस को। 1299 इन्होंने अपना डोमिनेंस बनाया गुजरात में। उसके बाद ये निकले 1301 में रणथंभौर के लिए। रणथंभौर जो कि आज राजस्थान में है, इन्होंने इस एरिया को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद 2 साल बाद आप देख सकते हैं 1303 में ये पहुँचे चित्तौर। इन्होंने चित्तौर, ये भी राजस्थान में है, इसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। देन वहाँ से उन्होंने मूव किया देवनगरी की तरफ, मांडू होते हुए। मांडू आज मध्य प्रदेश में है और ये 1305 में मांडू होते हुए पहुँचे देवगिरी। लेकिन इसी बीच 1302 और 1303 में ये पहुँच चुके थे नॉर्दर्न वारंगल में। वारंगल जो कि आज आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद 1311
ये पहुँचे ईस्टर्न वारंगल, मतलब ये वो टाइम था जहाँ पर इस पीरियड के बीच में जहाँ उन्होंने पहले नॉर्दर्न पार्ट को अपने कब्जे में लिया, फिर उसके बाद साउथ वेस्टर्न पार्ट को अपने कब्जे में लिया। जब देवगिरी वो पहुँचे उसके बाद उन्होंने वहाँ पर हराया था यादवास को, और 1311 में ये मूव करे द्वार समुद्र की तरफ, द्वार समुद्र जो कि आज केरल में है। ये सभी एक्सपेंशन याद रखिएगा, केवल एक ही रूलर है जिसके टाइम पीरियड में चल रहा है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये पहुंचे 1311 में द्वार समुद्र, और उसके बाद यहाँ से 1311 से ये मूव कर गए तमिलनाडु के एरिया में, तांजावुर और मदुरई में। तो यहाँ देख के आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि उनका जो एक्सटर्नल फ्रंटियर की पॉलिसी थी, अपने एरिया को एक्सपेंड करने की पॉलिसी थी, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई थी अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पर। स्टूडेंट्स, आइए अब हम रीड करते हैं द मस्जिद। A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim prostrates in reverence to Allah. सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज, इसमें दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक है प्रोस्ट्रेट्स और दूसरा है रेवरेंस। प्रोस्ट्रेट्स का मतलब होता है सजदा। आपके टच में जो भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, आपने उन्हें देखा होगा कि वो अपने घुटने के बल बैठकर अपने सर को झुकाकर जब भी अपने अल्लाह को याद करते हैं तो उस पोजीशन को सजदा कहा जाता है। और रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान देना, भक्ति करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। यहाँ पर जामा मस्जिद या फिर मस्जिद जामी को कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क कहा गया है, जहाँ पर वो अपनी प्रेयर्स, जिसे नमाज कहा जाता है, एक साथ रीड करते हैं। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। इस कॉन्ग्रीगेशन में जो सबसे ज़्यादा लर्न मेल, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है और जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड मेल होते हैं, उसे वो इमाम कहते हैं, जो कि प्रेयर्स के रिचुअल करते हैं। He also delivers the sermon during the Friday prayer. शुक्रवार यानी जुमा के दिन जब भी वो अपनी नमाज अदा करते हैं, उस दौरान इमाम उपदेश देते हैं, किसका? अपने धर्म का, जिससे खुतबा भी कहा जाता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। जब भी वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपनी प्रेयर अदा करते हैं, उस वक्त जो भी मुस्लिम हैं वो मक्का की तरफ फेस करते हैं। अब इंडिया में हमारे यहाँ मक्का किस तरफ है? वेस्ट में। तो इसीलिए सारे जो मुस्लिम्स होते हैं वो वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, और इसे ही कहा जाता है किबला। जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के हर उस एक एरिया में जहाँ उनका कंट्रोल था वहाँ पर मॉस्क यानी मस्जिद बनवाए। इन मस्जिदों से डेमोन्स्ट्रेशन होता था। कैसा डेमोन्स्ट्रेशन? उनके क्लेम का कि वो प्रोटेक्टर हैं ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। मॉस्क से एक और हेल्प मिलती थी कि इससे सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी मिलता था, उनके बिलीव्स को लेकर, उनके बिलीफ सिस्टम को लेकर, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, और ये नेसेसरी था। इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ये जो मुस्लिम थे ये वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स से आते थे, इसीलिए इस आइडिया को रेनफोर्स करना, मतलब लागू करना नेसेसरी हो गया था उस वक्त दिल्ली के सुल्तान के ऊपर। आप फिगर 4 और फिगर 5 में देख सकते हैं कि उस वक्त कैसे जो मस्जिद है वो मुस्लिम रूलर्स के द्वारा बनवाई जाती थी। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक। यहाँ हमें समझ में आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो खलजीज और तुगलक के अंडर कैसा था, कैसे उन्होंने इम्पोर्टेंस दे रखी थी स्लेव्स को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमेशा इसी वजह से उनके किंगडम में कंट्रोवर्सीज खड़ा हो जाया करती थी। The consolidation of a kingdom, as was said, the Delhi Sultan needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains governor, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slave purchased for military service called Bandgan in Persian. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो दिल्ली किंगडम है ये बढ़ता चला गया, उन्हें और भी ज़्यादा गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी जो कि रिलायबल हों। तो उन्होंने अरिस्टोक्रेट और चीफ्टन्स की जगह अपॉइंट करना शुरू कर दिया अपने स्लेव्स को, जो हमेशा से चला आ रहा था ट्रेडिशनली, ये उन्होंने फॉलो नहीं किया। स्पेशली इल्तुतमिश ने जो अपने स्पेशल स्लेव्स हैं जो कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए उनके द्वारा खरीदे गए थे, उन्हें इन पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया गया।
और इन्हें उस टाइम पर क्या कहा जाता था, बंदगान। और ये एक पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। इन्हें काफ़ी केयरफुली ट्रेंड किया जाता था, तब जाके इन्हें उनके किंगडम में इम्पोर्टेंट ऑफिस मिलते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। अब ये जो बंदगान थे ये टोटली रिलाई करते थे, निर्भर थे अपने मास्टर के ऊपर। तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उन्हें ट्रेड करने का, उन्हें धोखा देने का। इसीलिए सुल्तान भी उन पर काफ़ी रिलाई करते थे और उन पर भरोसा करते थे। स्लेव्स रेदर देन सन्स, द सुल्तान्स वर एडवाइस। स्लेव्स रेदर देन सन्स, जो तुगलक और खिलजीज थे ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते थे, डिपेंडेंट होते थे अपने स्लेव्स पर। और इनके जो स्लेव्स होते थे ये भी काफ़ी हद तक अपने मास्टर के लिए लॉयल रहते थे। सुल्तान्स को एडवाइस किया जाता था कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब किस्मत अच्छी हो तभी ज़िंदगी में कभी कभार एक योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। और जो उनके टाइम पर वाइस मैन होते थे, जो बुद्धिमान लोग समझे जाते थे, वो ये कहते थे कि एक योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। ये जो बंदगान थे ये खलजी और तुगलक्स के द्वारा लगातार उपयोग में लिए जाते रहे, और ये छोटी कास्ट या छोटे के सेक्शन से होने के बावजूद इन्हें प्रमोट किया जाता रहा हाई पॉलिटिकल पोजीशंस को लेकर। और ये कई बार जनरल्स और गवर्नर तक की पोजीशन में अपॉइंट कर दिए जाते थे। लेकिन एज अ रिजल्ट इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन में आ गई। ये जो स्लेव्स होते थे या क्लाइंट्स होते थे ये लॉयल रहते थे अपने मास्टर्स के लिए और पैट्रॉन्स के लिए, लेकिन उनके ईयर्स मतलब उनके जो आने वाले बेटा या बेटी होते थे उनके लिए ये उतने लॉयल नहीं होते थे। यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर करता हो। जैसे यहाँ पर ये जो बंदगान्स थे ये अपने मास्टर्स पर निर्भर करते थे। नए सुल्तान जो भी आते थे उनके खुद के सर्वेंट्स होते थे, उनके खुद के गुलाम होते थे। इसी वजह से कई बार एक्सेशन मतलब जब भी कोई राजा अपने राजकुमार को आगे चलकर राजा बना देता था, मतलब जो राजकुमार कभी राजा बनता था, इनके स्लेव्स और पुराने स्लेव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे और इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती थी। The patronage of these humble people by Delhi Sultan also shocked many elites and authors of Persian Tawarikh criticized Delhi Sultans for appointing low and base-born high officers. इसी वजह से जो हम वहाँ पर जो नोबिलिटी रहते थे, जो हाई पोजीशंस पर लोग होते थे उनके दरबार में, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि कैसे लो और बेस बॉर्न जो लोग थे उन्हें हाई ऑफिशियल्स बनाया जा रहा था। पहले के सुल्तान की तरह ही जो खलजी और तुगलक्स होते थे, इन्होंने जो इनके मिलिट्री कमांडर्स थे इन्हें गवर्नर बना दिया उन टेरिटरीज़ का जहाँ पर ये रूल किया करते थे। ऐसी लैंड्स को, ऐसी ज़मीनों को कहा जाता था इक्ता, और इसके होल्डर को कहा जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। इन मुक्तीज़ की ड्यूटी होती थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करें और उन इक्ताज़ में, उन लैंड्स में लॉ और ऑर्डर को बनाकर रखें। अब इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरीज। मिलिट्री सर्विस देते थे ये मुक्ति, और इन्हें जो वहाँ से टैक्स मिलता था उसी टैक्स को ये मिलिट्री में और अपने खर्चों में जोड़ लेते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्डर फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर शिफ्टेड। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चालाकी ना दिखा पाए, किसी भी तरीके की ब्राइबरी ना हो। इससे बचने के लिए क्या होता था, सबसे पहली बात, उनकी जो पोस्ट होती थी वो इनहेरिटेबल नहीं होती थी। मतलब कोई मुक्ति का जो लड़का होगा, जो उसकी लड़की होगी या कोई भी रिलेटिव होगा, वो आगे चलकर मुक्ति या फिर इक्तादार नहीं बनेगा, और शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में इनका ट्रांसफ़र भी होता रहता था, और इसी वजह से वो किसी भी एक जगह में पावर होल्ड नहीं कर पाते थे। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq.
मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये सर्विसेज सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दी गई थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो करना पड़ता था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज। जो स्टेट होता था, जो राजा होता था, वो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट कर देता था ताकि सही रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया है मुक्तीज के द्वारा वो पता चल सके। Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. जो मुक्ति है वो उतने ही सोल्जर्स अपॉइंट करे जितना उन्हें कहा गया है और उतना ही टैक्स वसूले जितना का परमिशन उन्हें प्राप्त है। इसीलिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से चलता जा रहा था। जैसे ही दिल्ली के सुल्तानों के हाथ में वहाँ के दूर दराज के एरिए आए, उन्होंने वहाँ के हाई प्रोफाइल लोग जैसे वहाँ के चीफ्टेंस, सामंत और या जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनकी अथॉरिटी भी अपने हाथ में ले ली। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। ये सारे वो लोग थे जो पहले टैक्स इम्पोज करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे वो पावर ले लिया था और उनके सारे के सारे पावर कैंसिल कर दिए गए थे। इवन दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। अब वो लोग जो टैक्स ले रहे थे उन्हें भी फोर्स किया जा रहा था टैक्स पे करने के लिए। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। जो सुल्तान के अकाउंटेंट्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से लैंड को नापा और बहुत ही केयरफुली उन सब का हिसाब किताब किया। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड एज द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर्स। इन्हीं के यहाँ पर कुछ पुराने चीफ्टेंस और लैंडलॉर्ड जो थे वो सुल्तान्स के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वहाँ पर जो टैक्स है उसको असेस किया करते थे। वहाँ पर 3 टाइप के टैक्सेस होते थे। सबसे पहला टैक्स था कल्टीवेशन पर, एग्रीकल्चर पर, जिसे खराज कहा जाता था और ये होता था उनके प्रोडक्शन का 50%। इसके बाद जो दूसरा टैक्स लगता था वो लगता था कैटल्स पर, मवेशियों पर, गाय, भैंस, भेड़ आदि इन सभी पर। और जो तीसरा टैक्स था वो लगता था घरों पर, हाउसेस पर। ये तो बात हो गई टैक्सेस की, लेकिन हमें एक बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कॉन्टिनेंट का बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी था जो इन सुल्तान्स के कंट्रोल के बाहर था, जहाँ पर अभी भी इनका आधिपत्य, इनकी पावर इम्पोज नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? कि बंगाल जैसी जगह जहाँ आज भी ट्रेन से जाने में 2 दिन लग जाते हैं, ऐसी जगह का कंट्रोल दिल्ली में उस वक्त कितना टफ रहा होगा। जैसे तैसे अगर वो कंट्रोल कर भी लेते थे तो उनके हाथ से वो एरिया चला जाता था। इसका बेस्ट एग्जांपल है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन जैसे ही ये उस जगह से हटे फिर से ये जगह इंडिपेंडेंट हो गई। इवन इन द गंजेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्ट एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। अब गंजेटिक प्लेन में भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर कंट्रोल नहीं था किनका? सुल्तान की फोर्सेस का। लोकल चीफ्टेन एस्टेब्लिश देयर रूल्स इन दीज रीजन्स। जो लोकल सरदार होते थे, चीफ्टेंस होते थे, ये उन एरियाज़ में अपना कंट्रोल ले लिया करते थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट कुड ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ये जो सरदार थे इनसे कई बार वो पोजीशन ले ली जाती थी, लेकिन ये कब तक होती थी? एक छोटे से टाइम के लिए। जैसे ही ये लोग वहाँ से हटते थे उस जगह का कंट्रोल वापस से इन चीफ्टेंस के पास आ जाया करता था। चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। यह हम बात करने वाले हैं इब्न बतूता की। ये एक व्यक्ति है मोरक्को का जो कि 14th सेंचुरी का एक ट्रैवलर है और मोरक्को ये एक अफ्रीकन नेशन है। अब यहाँ पर इब्न बतूता ने बताया है कि जो चीफ्टेंस होते थे, जो सरदार होते थे, ये अपने आप को फोर्टिफाई कर लेते थे। मतलब ये किले बनाते थे। कहाँ पर? माउंटेन्स में, रॉकी प्लेसेस में, ऐसी कोई भी जगह जो अनइवन होती थी, और कई बार बाम्बू ग्रोव्स में। स्टूडेंट्स, वैसे आपने ये बैम्बू ग्रोव्स नहीं देखे होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़े बड़े बैम्बू के पेड़ होते थे। और इन्होंने ये बताया कि इंडिया में जो बैम्बू होता है वो हॉलो नहीं होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरट्वाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। ये जो बैम्बू है इसकी जो पार्ट्स हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस हुए, वो एक दूसरे से इतनी इंटरट्वाइंड, इतनी उलझी हुई होती थी कि इन्हें फायर भी अफेक्ट नहीं कर सकती थी। इन शॉर्ट, एज अ होल ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। द चीफ्टेंस लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पार्ट्स।
यहाँ पर जो सरदार होते थे, चीफ्टेंस होते थे, इनके लिए ये किले की दीवार के जैसा काम करता था और उसके अंदर ही उनके कैटल्स होते थे, उनके क्रॉप्स होते थे, उनको वहीं पर पानी भी मिल जाता था और कई बार वहाँ पर वो रेन वाटर भी कलेक्ट करके रख लेते थे। Hence they cannot be subdued except by powerful armies। तो इब्न बतूता के अनुसार उन जगहों को, उन सरदारों को हराना इतना इजी नहीं था until unless अगर आपके पास एक पावरफुल आर्मी नहीं है, क्योंकि ये जो आर्मी होती थी इनके पास इन बैम्बूज को काटने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट होते थे और उसी के बाद ही इन चीफ्टेंस को, सरदारों को हराया जा सकता था। द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान, जो मंगोल्स थे उन्होंने गेंगिस खान, जिन्हें हम आज चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं, इनकी लीडरशिप में ट्रांसऑक्सियाना में कब्जा कर लिया था। अब ये कहाँ पर है? ये है उज़्बेकिस्तान में और ये बात है 1219 की। और इसके बाद जो गेंगिस खान था उसने पलट कर देखा दिल्ली की तरफ, मतलब उसने सोचा कि अब हम हमला कर देंगे दिल्ली पर। सो मंगोल अटैक्स on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of Muhammad Tughlaq's rules। इन मंगोल्स के अटैक बढ़ चुके थे दिल्ली के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के लास्ट, मतलब उनका जो पीरियड था उनके लास्ट ईयर्स में, और जो मोहम्मद तुगलक है उसके शुरुआती ईयर्स में। और दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। इसका मतलब ये है कि अब इन दो रूलर्स को ऐसे कदम उठाने पड़े जो बाकी दो सुल्तान्स नहीं उठा रहे थे। इन्हें एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करनी पड़ी और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इन दो सुल्तान्स को कैसे इन सब कुछ से डील करना पड़ा। कंपेयर करते हैं इन दोनों को। कंपैरिजन के पहले आप ये याद रखिएगा कि ये जो दो रूलर हैं इनमें पहले अलाउद्दीन खिलजी थे, बाद में इनकी सत्ता, इनकी पावर आ गई थी तुगलक्स के हाथ में। तो जो दिल्ली था इस पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दो बार हमला हुआ, एक 1299 1300 में और एक 1302 1303 में। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर लिए थे और इन्होंने एक काफ़ी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी। अब बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेंज। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स को हरा दिया था, उनकी आर्मी को हरा दिया था और इसी से मोहम्मद तुगलक काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था। इवन वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी आर्मी को लेकर कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने का प्लान भी बना लिया और इसीलिए उसने एक काफ़ी बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रेस की। अलाउद्दीन, आ जाते हैं अलाउद्दीन पर। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर ए सोल्जर। गैरिसन टाउन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। गैरिसन टाउन जो आज के मॉडर्न कैंटोनमेंट जैसा हो सकता है, कैंट क्षेत्र जैसा हो सकता है, जहाँ काफ़ी बड़े नंबर पर आर्मी डिप्लॉय होती है। यहाँ पर अलाउद्दीन ने सीरी को बसाया। रेदर देन, अब बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक की। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ 4 cities of Delhi was emptied for its resident and soldiers garrisoned there। यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने 4 पुराने शहरों को खाली कराकर वहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, उसे एक छावनी, एक कैंट में बदल दिया। इसने यहाँ पर कोई भी नया जो गैरिसन टाउन है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया और जो उन एरियाज़ में रहने वाले लोग थे उन्हें दिल्ली के साउथ में दौलताबाद नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं खाने पीने की कि भैया इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं इनके पास, तो ये कुछ तो भी खिलाते पिलाते होंगे। ओके, बात करते हैं। देन द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ पीसेंट शील्ड। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो इनकी आर्मी है इनको फीड करने के लिए गंगा यमुना के बीच की जो भी पूरी जगह थी इनके बीच में टैक्सेशन इम्पोज कर दिया। और टैक्स क्या था कि भाई जो भी किसान होंगे उनकी जो ज़मीन से पैदावार हुई है उसका 50% देना होगा। किसको देना होगा? उनके सोल्जर्स को। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। Produce from the same area was collected as tax to feed the army, but to meet the need of large army, the large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This
कोइंसाइडेड विद फेमाइन इन द एरिया। यहाँ पर सैनिकों को खिलाने के लिए उसने जो ज़रूरी सामान था वो पूरा इकट्ठा कर उन्होंने रखा था, लेकिन इतनी बड़ी सेना थी तो ज़रूरतें भी बढ़ गई, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगा दिया और एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर एक फेमाइन आ चुका था। अब बात करते हैं सैलरीज़ की। तो दोनों ही जो किंग्स थे, जो दोनों ही सुल्तान्स थे, ये अपनी आर्मी को कैश सैलरी देना चालू कर चुके थे। इन्हें सैलरी देना शुरू किया था। पहले क्या दिया जाता था, इक्ता मैं आपको बता चुका हूं। अलाउद्दीन ने क्या किया कि इन्होंने अपनी सैलरीज कैश में देना शुरू तो की, लेकिन इससे कहीं दिल्ली के जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी चीज़ों को रेट बढ़ाकर ना बेचने लगे या ब्लैक मार्केटिंग ना करने लगे। इस पर कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए जो केयरफुली देखते थे काफ़ी अच्छे से कि कोई भी मर्चेंट अपने जो आइटम्स हैं, जो उनके पास सामान है, उसे बढ़ा चढ़ा कर ना बेचें। और अगर ऐसा कोई करता मिल जाता था तो उनको काफ़ी सजाएं दी जाती थी, उनके जो क्राइम है, उनके सिन है, उसके हिसाब से। यहाँ पर बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। तो यहाँ पर ये भी अपने सोल्जर्स को कैश देते थे, लेकिन इन्होंने एक गलती की। क्या कि इन्होंने एक कागज़ जैसे लाइक जैसे आज हमारे यहाँ कागज़ के नोट होते हैं, उसी तरह से उनने टोकन चलवाए, सिक्के चलवाए। लेकिन इनके जो सिक्के होते थे वो सोने चांदी के नहीं होते थे, ये थोड़ी ऐसी चीप टाइप की धातु से बने हुए होते थे। तो उस वक्त लोगों ने क्या किया, पहली तो उनका ये जो उनके पास कॉइन्स थे उस पर उन्हें भरोसा ही नहीं था। लोग काफ़ी चतुर उस्ताइम भी थे, तो उन्होंने जो उनके सोने चांदी के सिक्के थे, जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे, उन्होंने उनको बचा कर रख लिया और ये जो टोकन है इसे से ही वो लेन देन करने लग गए। और इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट था वो ये था कि ये जो टोकन है ये इजीली कॉपी किए जा सकते थे। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ये कैसे रहे। तो आपको इतनी बातें सुनने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि जो अलाउद्दीन है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स काफ़ी अच्छे थे। इनके मेजर्स की काफ़ी तारीफ़ें हुई। इनके रेन में जो चीज़ें थी उनकी कीमतें सस्ती हुई, सामान सस्ता मिलता था, अच्छे से मिलता था और सप्लाईज़ भी अच्छे से चलती थी। और इन्होंने मंगोल्स के थ्रेट को काफ़ी अच्छे से फेस किया था, उन्हें काफ़ी अच्छे से खदेड़ दिया था। अब यहीं हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इन्हें माना जाता है कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ये फेलियर थे, ये कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और कश्मीर में जो इन्होंने कैंपेन रखी थी वो काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर साबित हुई थी, क्योंकि ये वहाँ हार गए थे। और उसी से डिमोटिवेट होकर इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना का जो इन्वेड करने का प्लान था उसे कैंसिल कर दिया, और जो इतनी बड़ी आर्मी उन्होंने खड़ी की थी उसे डिसबैंड कर दिया। और इसी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए। और उसके बाद आप अभी भूल रहे होंगे कि कुछ लोगों को पुरानी दिल्ली के 4 एरिया से उठाकर दौलताबाद में शिफ्ट किया गया था। तो वो लोग भी इनसे काफ़ी हद तक नाराज़ थे। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन। लोगों ने विद्रोह कर दिया, बहुत गुस्सा आ गया लोगों को वहाँ पर कि भाई आपने इतने सारे टैक्सेस हम पर कैसे लगा दिए। और अभी आप भूल रहे होंगे कि इन्होंने टोकन भी चलाए थे, तो इसी वजह से उन्हें वो टोकन भी वापस लेने पड़ गए। तो इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने सोना चांदी बचाया था उसके दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। हम इतनी बात कर चुके हैं खिलजीज़ की और तुगलक्स की, लेकिन ये बात तो हो रही थी 13 और 14 सेंचुरीज़ की, लेकिन टॉपिक में 15 और 16 सेंचुरीज़ के बने हैं। तो क्या यहाँ पर अभी भी सुल्तान्स का राज था? तो आंसर है जी हाँ, 1526 तक सुल्तान्स का राज था। तुगलक्स के बाद आए सैयद और उनके बाद आए थे लोधी, जिन्होंने दिल्ली और आगरा पर रूल किया था। लेकिन इसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और एंटायर साउथ इंडिया पर इंडिपेंडेंट रूलर्स आ चुके थे, जिनके अंडर में उनका किंगडम काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था और वो काफ़ी प्रॉस्परस हो चुके थे। और उनकी जो कैपिटल्स थी वो भी काफ़ी प्रॉस्परस हो चुकी थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। यही वो पीरियड है जहाँ से अफगान्स इमर्ज हुए और राजपूत भी इमर्ज हुए, जिनका नाम हम आज भी एज अ वॉरियर्स याद करते हैं।
Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो साइज में तो छोटे थे लेकिन काफ़ी पावरफुल थे और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी में से एक एग्जांपल उठा के हम देखते हैं शेर शाह सूरी का। इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1540 में और ये एक छोटी सी टेरिटरी का मैनेजर था जो कि अपने अंकल के अंडर में काम करता था। और ये बात हम कर रहे हैं किस एरिया की? ये बात हो रही है बिहार की। लेकिन इतने से रूलर ने उस वक्त अपने आप को इतने अच्छे से मैनेज किया कि उसने हुमायूं को भी हरा दिया अपने इस छोटे से किंगडम के पावर से। और उसके बाद इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और अपनी खुद की डायनेस्टी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स, लेकिन ये जो सूरी डायनेस्टी थी इसने केवल 15 ईयर्स तक ही रूल किया था। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। शेर शाह सूरी ने बहुत से एलिमेंट, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कैरी फॉरवर्ड किए थे। कहाँ से? अलाउद्दीन खिलजी के रेंज से। उसने बहुत से मेजर्स फॉलो किए थे अलाउद्दीन खिलजी के और इसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये फॉलो किया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बाद में अकबर ने इनके मेजर्स को फॉलो किया और इन्हीं मेजर से इतना बड़ा मुगल एम्पायर इन्होंने चलाया। द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। फ्रेंड्स, इसमें जो नाइट्स वर्ड है ये काफ़ी कॉमनली आज भी यूज़ होता है। रेस्ट आप कम सुनते होंगे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, IPL में एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें भी नाइट वर्ड का यूज़ किया गया है। ये नाइट्स मॉडर्न हम अभी कहते हैं जो वॉरियर्स या हमारे यहाँ जो इंडिया में कहलाते हैं क्षत्रिय, जो फाइट करते थे अपने किंग के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, उसी हिसाब से ये लोग जो यूरोप है वहाँ पर नाइट्स कहलाते थे, स्पेशली फ्रांस में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से ही हुई थी। खैर बात करते हैं इस बारे में। द आइडिया ऑफ 3 ऑर्डर्स वॉज फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। जो आइडिया है 3 ऑर्डर्स का ये फॉर्मुलेट किया गया था फ्रांस में और ये बात है अर्ली 11th सेंचुरी की, जब 11th सेंचुरी शुरू हो रही थी तब की। इसने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहली क्लास थी हु प्रेड, जो प्रेयर करते थे। सेकंड थे दोज हु फॉट, जो लड़ाई करते थे। लड़ाई मतलब दंगे नहीं, जो अपनी सोसाइटी के लिए लड़ाई करते थे। एंड द थर्ड वन इज हु टिल्ड द लैंड, जो खेती किसानी किया करते थे। This division of society into 3 orders was supported by the church to consolidate its dominant role in the society. ये जो डिवीज़न था 3 ऑर्डर्स का, इसे पूरा सपोर्ट प्राप्त था चर्च से, ताकि जो चर्च की पावर है, जो डोमिनेंस है, वो सोसाइटी में बना रहे। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। और यहीं से इमरजेंस होता है एक नए वॉरियर ग्रुप का जिन्हें कहा जाता था नाइट्स। The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. ये जो चर्च थी इन्होंने पैटर्नाइज करना शुरू किया, संरक्षण देना शुरू किया इन सारे नाइट्स को, ताकि वो प्रोपोगेट करें पीस ऑफ गॉड को, वो भगवान के आइडिया को प्रमोट करें। The attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against Muslim who had captured the city of Jerusalem. ये जो नाइट्स थे ये एक दूसरे से लड़ाई अक्सर करते रहते थे, तो जो चर्च था उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोका और उन्हें डायरेक्ट किया, उन्हें डायरेक्शन दी कि वो अपना कैंपेन चला सकते हैं अगेंस्ट द मुस्लिमों के खिलाफ और उनके खिलाफ जिन्होंने कैप्चर करके रखा है सिटी ऑफ जेरूसलम को। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन कॉल्ड क्रूसेड। और इसी सीरीज को, इसी कैंपेन्स को कहा गया क्रूसेड्स। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. और इन्हीं कैंपेन्स के कारण जो सर्विस ऑफ गॉड और चर्च के लिए काम करती थी, टोटल इन्होंने स्टेटस बदल के रख दिया था नाइट्स का। यहाँ से नाइट्स की पावर बढ़ चुकी थी। ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स। इनिशियली शुरुआत में ये जो नाइट्स थे ये इतने हाई क्लासेस से नहीं होते थे, ये नोबल्स नहीं होते थे, लेकिन
इसके बाद 11th सेंचुरी जब ख़त्म होने लगी और लगभग 1 सेंचुरी के बाद जर्मनी में भी इनकी पावर बढ़ती चली गई, इनको लोग पूछने लगे और इनकी जो क्लास है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। इसके बाद जो नोबल्स थे 12th सेंचुरी आते आते तक वो भी अपने आप को नाइट्स कहने लगे थे और ऐसा चाहते थे कि उन्हें भी नाइट्स कहा जाए। सो फ्रेंड, दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 2 ऑफ क्लास 7 चैप्टर 3 हिस्ट्री का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब